गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में आपका जो चैप्टर नंबर 6 है अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदा के बारे में, और अम्लीय मृदा क्या होती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो अम्लीय मृदा होती है, जब मृदा के ऊपर H+ आयन या एल्यूमिनियम आयन क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, या यूं कह सकते हैं उस पर इनकी मात्रा बढ़ जाती है और ऐसी मृदा की जो पीएच है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अम्लीय मृदा कहते हैं। पीएच जो है जनरली 7 से कम हो जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, अम्लीय मृदा कहते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं आखिरकार जो मृदा जो है अम्लीय क्यों हो जाती है, अम्लीय मृदा के कारण क्या है कि H+ आयन की सांद्रता कब बढ़ जाती है, पीएच कम क्यों हो जाती है, इन सभी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सामने, जैसा कि अक्सर आपको पता ही है कि जो अडानिया ऐप है उसके ऊपर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है, उस पर रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही है। अगर आप लक्ष्य विधि तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाती है। टीचर का पूरा सपोर्ट मिल जाता है जो आपके परीक्षा परिणाम को और बेहतर बना सकता है। चलिए, इतना प्रमोशन के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अम्लीय मृदा बनने के कारण के बारे में, जिसमें जो पहला जो कारण जो आता है वो आता है आपके पैतृक पदार्थ की प्रकृति। पहला जो कारण आता है वो आता है पैतृक पदार्थ की प्रकृति। पैतृक पदार्थ वो होते हैं जिनसे मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। पैतृक पदार्थ की प्रकृति, पैतृक पदार्थ वो होते हैं जिनसे मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैतृक पदार्थ कहते हैं। अगर देखिए, मान लो कि कोई चट्टान अम्लीय है या कोई चट्टान क्षारीय है, या जिसे अपन भास्मिक चट्टान कह सकते हैं या सामान्य चट्टान कह सकते हैं। तो सपोज करो, अगर मान लो कि ये चट्टान अगर मान लो अम्लीय है, मान लो कि ये एक चट्टान है और ये कैसी है, अम्लीय है। इस चट्टान का क्या होता है, अपक्षय होता है, यानी चट्टान टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो मान लो कि इसके जब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो ये इसके छोटे छोटे क्या हो गए, टुकड़े हो गए। छोटे छोटे क्या हो गए, टुकड़े हो गए। ठीक है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जब और छोटे टुकड़ों में टूट सकते हैं इस तरह से, और ये और छोटे टुकड़ों में टूटता जाएगा। अंत में ऐसी स्थिति आएगी जब अपन कह सकते हैं बिल्कुल बारीक चूर्ण बन जाएगा, या यूं कह सकते हैं पाउडर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चट्टान अम्लीय है, तो बताओ ये कण भी कैसे होंगे, आप कहोगे सर अम्लीय ही होंगे। ये कण कैसे होंगे, आप कहोगे सर ये भी अम्लीय ही होंगे। ये कैसे होंगे, ये भी अम्लीय होंगे। और इनसे जो मृदा बनेगी वो भी कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो अपन कह सकते हैं पैतृक पदार्थ की प्रकृति का मतलब हो गया कि अगर मान लो पैतृक पदार्थ यानी चट्टानें अम्लीय है, तो अम्लीय चट्टानों से बनी मृदा कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति की होगी। क्षारीय चट्टानों से बनी हुई मृदा कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। और लवणीय चट्टान, वैसे लवणीय और क्षारीय एक सिमिलर है, उसमें कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता है। या कोई सामान्य चट्टान है तो उससे बनी हुई मृदा कैसी होगी, सामान्य प्रकृति की होगी। तो ये आ जाता है पहला आपके जो मृदा को अम्लीय बनाता है, पैतृक पदार्थ। दूसरा जो आपके कारक दे रखा है वो है बेस का क्षीण होना। बेस का मतलब यहां पर क्षार है ना, बेस यानी क्षार का क्षीण होना। बेस यानी क्षार का, क्षीण का मतलब क्या होता है, क्षीण होना। देखिए, क्षीण का मतलब होता है किसी पदार्थ का निचले संस्तर में चले जाना। जैसे मान लो कि ये एक मृदा की परत होगी, ऊपरी परत। ठीक है, ये पृथ्वी बना लेते हैं अपन, मान लो, है ना, ये मृदा की ऊपरी परत है। अब देखिए, जो मृदा की जो ऊपरी परत है ना, बारिश होगी तो यहां पर मान लो कि ये जो ऊपरी परत है यहां पर ये क्षार है, जो काला काला जो बता रहा हूं मैं, ये क्या है, मान लो क्षार है। ब्लैक कलर का जो है ना, ये क्या है, क्षार है। जब बरसात होती है, तो बरसात होती है तो ये जो क्षार जो होता है ना, ये जल के साथ घुल जाता है और चला जाता है मृदा के निचले संस्तर में चला जाता है ना। बरसात होती है तो ये जो क्षार होता है, ये वर्षा का जो जल होता है, बरसात का जो जल होता है उसमें घुल जाता है और कहां चला जाता है, मृदा के निचले संस्तर में चला जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्षार का क्षीण होना।
तो जब क्षार जल में घुलकर निचले संस्तर में चला जाएगा तो जो ऊपरी संस्तर है वहां केवल क्या बच जाएगा, अम्ल बच जाएगा। तो ऐसी मृदा भी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो यानी अपन यूं कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में बरसात जो है ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, और जहां वर्षा ज्यादा होती है वो कौन से होते हैं, नमी वाले प्रदेश होते हैं। तो जो नम प्रदेश है जहां वर्षा ज्यादा होती है, ऐसे क्षेत्रों में मृदा कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो एक चीज यहां से अगर मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज अगर मान लो अगर बन के आए तो वहां से अपन सीधा कह सकते हैं कि जो नम वाले प्रदेश है, नमी वाले प्रदेश है, वहां मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा आपको देखने को मिल सकती है, कौन सी होगी, अम्लीय होगी। कौन सी होगी, अम्लीय होगी। ठीक है जी। अगला जो कारक आता है वो आता है आपकी अम्लीय उर्वरक का लगातार प्रयोग करना, है ना। अम्लीय उर्वरक का लगातार अगर अपन प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो कि आपके अमोनियम नाइट्रेट हो गया, यूरिया हो गया, डाइअमोनियम फॉस्फेट हो गया, जब इन उर्वरक का अगर आप लगातार क्या करोगे, प्रयोग करोगे, तो क्या होगा, मृदा के अंदर अम्ल की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लगातार अगर मान लो इनका प्रयोग किया जाए तो मृदा में अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे मृदा क्या हो सकती है, अम्लीय हो सकती है। ठीक है, क्लियर। कुछ रिएक्शन भी आपके दे रखी है, रिएक्शन वैसे ही बहुत इजी है, आप देख सकते हो, है ना। जैसे मान लो कि कोई क्षारीय मृदा है और उसमें आपने अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया, मान लो जैसे, है ना, जिस पर ये मान लो कैल्शियम है, यहाँ पर ये क्या हो गई, क्ले हो गई, इस पर ये कोई कैल्शियम आयन है और इस पर आपने उपयोग किया अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4। तो ये जो अमोनियम सल्फेट है ये कैल्शियम को विस्थापित करेगा और यहां पर आ जाएगा, यानी अमोनियम आयन आ जाएंगे NH4+ और NH4+, और ये बन जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। और ये लिंचेबल होता है, ये जल में घुलकर कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये जल में घुलकर कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ऐसी मृदा कैसी हो जाएगी आपकी, देखिए ये NH4+ H+ आ गया ना, एक प्रकार से NH4+ का मतलब क्या आ गया, H+ आ गया। तो ऐसी मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, है ना। अमोनियम सल्फेट का अगर अपन लगातार उपयोग करेंगे तो ऐसी मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। इसी प्रकार से तुम यूरिया का भी देख सकते हो, यूरिया का अगर अपन लगातार प्रयोग करेंगे तो सेम स्थिति हो जाएगी यूरिया के साथ भी, है ना। कैल्शियम नाइट्रेट, है ना, यूरिया का लगातार प्रयोग करने पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप मान लो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वैसे तो क्षारीय प्रकृति का होता है लेकिन वो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, अम्ल बना देता है। ठीक है। उसके बाद आता है जीवांश पदार्थ का विघटन। जीवांश पदार्थ के विघटन की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब जीवांश पदार्थ का विघटन होता है तो सेकंड चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं, क्या बनती है, CO2 बनती है। ये जो CO2 बनती है ये क्रिया करती है किसके साथ, जल के साथ क्रिया करती है। जो CO2 बनती है वो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बोनियम अम्ल बनाती है, H2CO3, है ना। जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बोनिल अम्ल। अब जीवांश पदार्थ होंगे कहां, मृदा में ही तो होंगे। अब मृदा के अंदर होंगे तो जब मृदा के अंदर उनके विघटन से CO2 गैस बनेगी और ये जो गैस है ये जल के साथ क्रिया करके जब कार्बोनिल अम्ल बनाएगी तो क्या होगा बताइए, मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। होगी नहीं होगी, सीधी सी बात है ना। मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। यानी ये जो है कार्बोनिल अम्ल, ये कैल्शियम जो होता है ना उसको कर देगा विस्थापित, Ca+2 और H2CO3, है ना। ये ऊपर आ जाएगा तुम्हारे जो मृतिका होती है इस पर आ जाएगा H+, है ना। संतुलित कर लेते हैं यहाँ पर 2 और ये बन जाएगा CaHCO3 2। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कह सकते हो या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कह सकते हो। ठीक है, क्लियर होता है क्या यहां तक। अगला आता है सूक्ष्म जैविक क्रिया। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, मृदा को अम्लीय करते हैं। अब बात आती है सर सूक्ष्म जीव कैसे करेंगे देखिए सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं, मृदा के अंदर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, मृदा के अंदर पाए जाते हैं।
और वो क्या करते हैं, जीवांश पदार्थ का क्या करते हैं, विच्छेदन करते हैं। सेम चीज ही है, जीवांश पदार्थ का क्या करते हैं, विच्छेदन करते हैं। जब जीवांश पदार्थ का विच्छेदन करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी, और वो CO2 गैस जो है वो क्रिया करेगी किसके साथ, जल के साथ। जल के साथ क्रिया करने से क्या बनेगा, कार्बोनिल अम्ल बनेगा। और जब कार्बोनिल अम्ल बनेगा तो क्या होगा, मृदा कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। इसके अलावा कुछ पादप भी होते हैं ऐसे, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से अम्ल उत्पन्न होता है ना। बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से अम्ल उत्पन्न होता है। अपने 5वें चैप्टर के अंदर पढ़ा था पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों में, अगर आपको ध्यान में हो तो वनस्पति, घास वाली जो वनस्पति होती है, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं, 5th चैप्टर में अपन ने इसके बारे में बात की थी। जो दलहनी फसलें जो होती है मुख्य रूप से, है ना, तो उनकी जो जड़ें जो होती है वो अम्ल उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से मृदा की पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी जो मृदा होती है ना, वो भी क्या करती है, सॉरी यूं कह सकते हैं, ऐसी मृदा भी क्या होती है, अम्लीय होती है ना। क्लियर है। अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि अम्लीय मृदा के प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, है ना, मिट्टी अम्लीय है तो सर क्या दिक्कत हो रही है, होने दो ना। तो अपन बात करते हैं अम्लीय मृदा के प्रभाव के बारे में, है ना। अम्लीय मृदा के प्रभाव, अम्लीय मृदा के प्रभाव के बारे में आपके दो दे रखे हैं। एक तो दे रखा है प्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव का मतलब सीधा प्रभाव, जो डायरेक्टली पड़ता है, सीधा सीधा मृदा के ऊपर पड़ेगा। पहला, अगर मृदा कैसी है, अम्लीय है, तो मृदा में किसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। आप कहोगे सर अगर मृदा अम्लीय है तो मृदा में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। अगर मृदा अम्लीय है तो मृदा में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। और जो H+ आयन है ये मृदा में क्या करता है, विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है, विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है। पादप की जो जड़ें होती है उनका विकास रुक जाता है। पोषक पदार्थ को अवशोषण करने की जो क्रिया है वो धीमी हो जाती है। जो मैं शब्द बोल रहा हूं ना, ये ऐसे ही आप एग्जाम में लिख दो, नंबर पूरे मिलेंगे, टेंशन ना लो उसकी, ठीक है। दूसरा जो आपके दे रखा है, जैसे बुक मेरे सामने पड़ी है, जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी पारगम्यता कम हो जाती है। पारगम्यता कम हो जाने का मतलब क्या होता है कि पोषक पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है ना, जिसे अपन कोशिका झिल्ली को बोलते हैं, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है ना। सिलेक्टेड पदार्थों को ही अंदर आने देती है और सिलेक्टेड पदार्थों को ही बाहर जाने देती है। हर कोई इसके अंदर आ नहीं सकता, हर कोई इससे बाहर जा नहीं सकता। तो इस झिल्ली की जो पारगम्यता है वो और भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से पोषक पदार्थ जो है अंदर बाहर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से पादप को पोषक पदार्थ की उपलब्धता कम हो जाती है। ऐसे में पादप का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। एंजाइम जो है वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। पादप के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो होते हैं, आप जानते हो अपने शरीर में भी होते हैं। पादप के अंदर से ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, एब्सिसिक अम्ल हो गया, ये जो एंजाइम है इनका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से पादप का जो विकास है वो ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, ये तो हो गए आपके कौन से प्रत्यक्ष प्रभाव हो गए। अगले अपन बात करते हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव के बारे में। अप्रत्यक्ष प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो पोषक पदार्थ यानी जैसे जिंक का अवशोषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मृदा अधिक अम्लीय है तो मैंने कहा था कि अगर अम्लीय है इसका मतलब उसके अंदर एल्यूमिनियम, H+, आयरन और मैग्नीज, इनकी अधिकता बढ़ जाती है। और इनकी अधिकता क्या करती है, पादप के ऊपर विषैला प्रभाव डालती है। कैसा प्रभाव डालती है, विषैला प्रभाव डालती है। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो सूक्ष्म जीव है उनके लिए सबसे बेस्ट जो पीएच है वो होती है 6.5 से 7.5। इन पर वो सर्वाधिक क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, मृदा के अंदर कम हो जाती है। और सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता कम हो जाएगी तो जो भी आप जैविक खाद अगर मृदा के अंदर डालोगे, किसी भी प्रकार का हरी खाद हो गई या गोबर की खाद हो गई, तो जब तक उस खाद का अपघटन नहीं होगा तब तक वो खाद किसी काम की नहीं है। अगर मृदा अम्लीय है तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो आपने गोबर की खाद डाली, गोबर कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है कि चलो मिट्टी अम्लीय है तो क्या करते हैं, इसमें थोड़ी गोबर की खाद डाल देते हैं। गोबर क्षारीय प्रकृति का होगा तो ये मिट्टी मृदा की पीएच को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो इस उद्देश्य से आपने गोबर की खाद डाली। लेकिन मिट्टी अगर ज्यादा अम्लीय है तो ज्यादा अम्लीय होने के कारण क्या होगा, उसमें
सूक्ष्म जीवों की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, या जो है उनकी सक्रियता भी क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से जीवांश पदार्थ का जो विघटन है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। और जब जीवांश पदार्थ का विघटन सही तरीके से नहीं होगा तो अंदर जो भी पोषक पदार्थ है वो मृदा के अंदर नहीं आएंगे, या यूं कह सकते हैं पीएच जो है नहीं घटेगी। इसके अलावा जो H+ आयन है, ये H+ आयन क्या करता है, मृदा के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम जो है इनकी क्या कर देता है, कमी कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी से भी पादप के अंदर अनेक प्रकार के रोग होते हैं, मैग्नीशियम की कमी से भी पादप के अंदर अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था ना मृदा अम्लता के बारे में, या यूं कह सकते हैं अम्लता जो है क्या प्रभाव पटक सकती है ना। मिट्टी अगर अम्लीय हो जाएगा तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब बात आती है कि सर मिट्टी तो अम्लीय हो गई, लेकिन अब करे क्या, तो सुधारो और क्या कर सकते हैं, तो कैसे सुधारें, तो सुधारने का तरीका अपन बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप अपने घर पे सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने लक्ष्य को दिमाग में रखते हुए एक चीज दिमाग में हमेशा रखें कि जब आपका परीक्षा परिणाम आएगा तो आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी। वो सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा आपका अपने घर वालों को दिया जाने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, तारीफ करनी हो, गालियां देनी हो, जो भी करनी हो नीचे दीजिए। ठीक है ना, मैं ये इस तरह की उम्मीद नहीं करता हूं कि मेरे सारे तारीफ करेंगे। फिर दुनिया में हर तरह के लोग हैं, जहां मानव है वहां दानव है, उसमें क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।